नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर और वे क्वेश्चन आंसर जिसको आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एसटी गमेटिज्म को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का या सिलेंड्रिकल लेंस का या बायोफोकल लेंस का? तो यहाँ पे एस्टी गेमेटिज्म को ठीक करने के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है उसका नाम है आपका सिलेंड्रिकल लेंस। तो सही आंसर होता है सी। अब अन्य के बारे में यहाँ पे जाने तो अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि को दूर करने में। निकट दृष्टि दोष रहता है उसको दूर करने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और बायोफोकल लेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बायोफोकल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है जरा दृष्टि दोष के लिए। जरा दृष्टि दोष के लिए। और जरा दृष्टि में दोष में क्या होता है? तो इसमें निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं तो इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि यात्रा नहीं करती है निर्वात में, एल्यूमिनियम में, समुद्री जल में या आसूत जल में? तो ध्वनि जो यात्रा करती है वह निर्वात यानी कि शून्य में यात्रा नहीं करती। निर्वात को कई जगहों पे शून्य लिखता है तो ध्वनि, क्योंकि ध्वनि जो है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है तो इस प्रकार से ध्वनि जो होता है वह निर्वात में यात्रा नहीं करती है। तो सही आंसर होता है आपका ए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अब आगे की अगर बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की सबसे अधिक गति किस में होती है? तो ध्वनि की सबसे अधिक गति जो होती है वो होती है एल्यूमिनियम में। और कितना होता है? तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अब अगले की बात किया जाए कि इसके बाद किस में होता है? तो इसके बाद होता है आपका समुद्री जल में। समुद्री जल में कितना होता है? तो 6040 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और आसूत जल की अगर बात किया जाए तो आसूत जल में 1498 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1498 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। तो ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? गैस में। और सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि गैस में सबसे अधिक चाल किस में होती है ध्वनि की? तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है? तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हीलियम में जो होता है, हीलियम में जो ध्वनि की चाल होती है 987 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये आपके ध्वनि के चाल से संबंधित रहे। और कई बार पूछा जाता है स्टील में, तो स्टील जो है ठोस है तो स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है आपका 5960 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो बात करते हैं सेव में। तो सेव में जो पाया जाता है वह मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे कुछ अन्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल जो भी आपको लिखा मिले। नींबू में भी साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल में होता है। इमली, कच्चा आम और अंगूर में, इमली, कच्चा आम और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक, नेंटल का डंक या मधुमक्खी का जो डंक होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें मेथेनाइक अम्ल जिसको हम लोग फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो कई जगहों पे फार्मिक अम्ल न देकर मेथेनाइक अम्ल देता है। तो चींटी के डंक में, नेटल के डंक में या मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल या मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। और जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटरिक अम्ल जिसको हम लोग ब्यूटेनाइक अम्ल के नाम से जानते हैं। चाय में जो होता है वह टैनिक अम्ल पाया जाता है। वसा में जो होता है
वह स्टीरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और आंवला में जो होता है एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया या सोडा वाटर हो गया, इन सारे में जो होते हैं कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइटोपेनिया या स्कंदन या हीमोफीलिया या हीमोफोबिया। तो यहाँ पे रक्त के जमने की प्रक्रिया को स्कंदन के नाम से जानते हैं। और जिसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार होता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति रक्त से डरता है, खून से डरने को, रक्त से डरने को हीमोफोबिया कहा जाता है। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया के बारे में अगर कहा जाए तो हीमोफीलिया जो होता है कि जब रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का थक्का नहीं जमता है, इसको हम लोग हीमोफीलिया कह लेते हैं। और यह एक प्रकार का क्या है? आपका जेनेटिक बीमारी है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे थ्रम्बोसाइटोपेनिया दिया है। तो जब मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तो उसको प्लेटलेट्स का कम होना, प्लेटलेट्स के कम होने को थ्रम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपके इसके एक्सप्लेन रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, वाई रेड्डी, सी रंगराजन या के सी नियोगी। तो यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पे हालांकि आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। हाँ सॉरी, यहाँ पे नंद किशोर सिंह, एन के सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह को एन के सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह एन के सिंह हैं। और इनका कार्यकाल कब से कब है? तो इनका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल है। अब बात करते हैं 12वें, 13वें और 14वें। तो यहाँ पर जो आपके वाई रेड्डी हैं, वाई रेड्डी जो थे यह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगले की अगर बात करें कि सी रंगराजन की, सी रंगराजन जो थे वह 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वह के सी नियोगी थे। और यहाँ पर अगर 13वें वित्त आयोग की बात किया जाए तो 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे विजय केलकर। विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280(1) में वित्त आयोग के गठन के बारे में चर्चाएं की गई हैं। और वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 5 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष कौन है आपके 15वें आयोग के? तो एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि वित्त आयोग के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो वित्त आयोग के गठन की जो घोषणा की गई थी वह की गई थी 22 नवंबर साल 1991 को। साल 1991 को वित्त आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। और इसका स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना किया गया 6 अप्रैल साल 1952 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो वित्त आयोग का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? के सी नियोगी। और दूसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, सेकेंड वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आता है के संथानम। के संथानम जो थे दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हालांकि सबसे अधिक पूछा था पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के सी नियोगी। वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग प्रभावी है। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 2018 में 218 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन या कैल्सीफेराल या टोकोफेराल या रेटिनाल। तो यहाँ पे विटामिन ए की अगर बात किया जाए तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनाल। तो सही आंसर होता है डी। अब अन्य के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जानते हैं कि विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B2
B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 को निकोटिनेमाइड के नाम से जानते हैं, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से, विटामिन B11 को फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को टेकोफेरॉल और विटामिन K को फिलोपिनोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेन रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आसियान का 11वां जो है वह सदस्य देश कौन बना? तिमोर लिस्ते, फिनलैंड, भारत या स्वीडन? तो यहाँ पर जानते हैं आसियान का। तो सबसे पहले आसियान का पूरा नाम जानते हैं। तो आसियान का जो पूरा नाम आता है वह आता है आपका एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का पूरा नाम आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आसियान का जो 11वां सदस्य देश बना है वह तिमोर लिस्ते बना है। और आगे की अगर बात किया जाए कि आसियान की जो पहली बैठक हुई थी, आसियान की जो पहली बैठक हुई थी वह साल 1976 में हुई थी। इसकी जो पहली बैठक हुई थी साल 1976 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर जो था इसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में इसकी पहली बैठक हुई थी। और जकार्ता कहाँ पे पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है जकार्ता, इंडोनेशिया में जकार्ता पड़ता है। और इसके अगर आदर्श वाक्य की बात किया जाए तो आसियान का जो आदर्श वाक्य है, ये भी आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो इसका आदर्श वाक्य है आवर विजन यहाँ पे वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। NITY कम्युनिटी इसका आदर्श वाक्य है। अब यहाँ पे आगे की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आगे जो है आपका कि तिमोर लिस्ते। अब यहाँ पे ये चीज़ें पूछा जा सकता है कि तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है? तो तिमोर लिस्ते जो है आपका दिल्ली है। इसकी राजधानी जो है दिल्ली नहीं, दिल्ली है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वह है दिल्ली। अन्य की अगर बात किया जाए अन्य ऑप्शंस की, तो जैसे अभी हाल ही में चर्चे में रहा फिनलैंड। तो फिनलैंड चर्चे में क्यों रहा? तो फिनलैंड जो है वह 2023 में नाटो का सदस्य बना। ठीक है, 2023 में यह नाटो का सदस्य बना। और साथ ही साथ स्वीडन जो है सबसे नया सदस्य बना है, नाटो में शामिल होने वाला जो है सबसे नया सदस्य बना है। और यह 2024 में शामिल हुआ है। और भारत 2023 में, आपने पता है कि भारत 2023 में जो था G20 की अध्यक्षता किया था। उसके बाद 2024 की अध्यक्षता किसको दे दिया? ब्राज़ील को। और जब भारत अध्यक्षता किया था तो अफ्रीकन यूनियन AU ने, ठीक है, जो है G20 में शामिल हुआ। इस प्रकार से G20 का नाम अब क्या हो गया? G21 हो गया। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में किस चक्रवात की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? ब्रियल या बिपरजॉय या मैंडोस या तेज? तो यहाँ पर जो है आपका कि न्यूजीलैंड में जो चक्रवात आया था उसका नाम था ब्रियल। ठीक है, न्यूजीलैंड में जो चक्रवात आया था ब्रियल, और ब्रियल के कारण न्यूजीलैंड में जो था आपातकाल लगा दिया गया था। अब यहाँ पर जानते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि चक्रवात की शक्ति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो चक्रवात की जो शक्ति होती है, चक्रवात की शक्ति मापने के लिए टी स्केल का उपयोग किया जाता है। टी स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की अगर बात किया जाए तो कुछ अन्य चक्रवातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ अन्य चक्रवात जैसे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि 2024 में अगर आपसे पूछा जाए रिसेंट में या करंट अफेयर्स में कि 2024 का पहला चक्र पूरे दुनिया में ना पूरे विश्व में 2024 में पहला जो चक्रवात आया था उसका नाम था अल्वारो, और यह 1 जनवरी साल 2024 को मेडागास्कर में आया था और यह दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ था। कुछ अन्य, अब यहाँ पे जो आपकी प्रमुख 4 चक्रवात हैं यह भारत से संबंधित है जो कि 2023 में आए थे, क्योंकि 2024 में अभी तक भारत में कोई चक्रवात नहीं आया है। तो चक्रवात बिपरजॉय काफी चर्चे में रहा। यह कहाँ पे उत्पन्न हुआ था, तो यह अरब सागर के ऊपर बना था और 16 जून को नलिया गुजरात से जमीन से टकराया था। तो चक्रवात बिपरजॉय काफी चर्चे में रहा। दूसरा है आपका चक्रवात हैमन। चक्रवात हैमन कहाँ पे आया था, तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इससे भारत का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट, ठीक है, काफी प्रभावित हुए थे। अगला है चक्रवात मोचा, यह भी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था इससे, और यह जो है बंगाल की खाड़ी में और म्यांमार और भारत का जो पूर्वी तट है इसको इसने काफी प्रभावित किया। और चक्रवात मिचोंग भी काफी चर्चे में रहा है, यह भी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और 2023 में भारत के लिए सबसे खतरनाक चक्रवात जो था मिचोंग था, ठीक है। और यह जो है कि चेन्नई शहर में, ठीक है, इसके कारण काफी भारी अराजकता हमें देखने को मिली थी। तो अगले की अगर बात किया जाए तो मेंडोस जो चक्रवात है, ठीक है, ये भी आपका इंडिया में है। तेज जो है ये भी इंडिया में है और बिपरजॉय जैसे कि मैंने बताया कि अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। तो ये कुछ अन्य आपके रिसेंट के अपडेट्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि झिंझिया सांस्कृतिक नृत्य कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गोवा में। तो झिंझिया सांस्कृतिक नृत्य की बात किया जाए तो इसका संबंध जो है बिहार राज्य से है, तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में चर्चा अगर करें तो यहाँ पर है आपका, यहाँ पे जो है आपका बिहार में जो आता है जाट जटनी, ठीक है, पवन वारिया, विदेशिया और कजरी, ये बिहार राज्य का है। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, चापोली है। गोवा की अगर बात किया जाए तो गोवा में जो है वह देखनी है, फुगदी है, सिगमो है, घोड़ा है, जगोरा है, गोफ है, टोन्या मेल, ये आपके गोवा राज्य के सांस्कृतिक या लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वह जावरा है, मटकी है, आड़ा है, खाड़ा नाच है, फूलपत्ती है, गिद्रा नृत्य है, साले लारकी है, सोला भड़ोनी मंच है। ये सारे के सारे जो हैं वह मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्यों में। तो जैसा कि आपने पता है कि पहले हम लोग पढ़ते थे कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। अब एक और शास्त्रीय नृत्य बढ़ गया है जिसका अब भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होगी, 9। अब यहाँ पे जानते हैं कि पहला यहाँ पे भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य है और किससे संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से। कथक भी शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। कथक कली ये भी शास्त्रीय नृत्य है, केरल से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा से है, मणिपुरी मणिपुर से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है और मोहिनी अट्टम केरल से है। सत्रिया जो है असम से है। जो 9वां शास्त्रीय नृत्य बना है वो है छऊ, ठीक है, ये भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य बना है। तो अब भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 9 हो गई है और इसका संबंध किससे है, तो ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। तो अब याद रख लीजिए कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। और 9वां कौन बना है, तो छऊ बना है। इससे पहले लास्ट में जो बना था वह सत्रिया बना था, अब आपके 9 हो गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आपका सही होता है बी होता है कि झिंझिया सांस्कृतिक नृत्य जो है बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है गुलजार का, या नीरज सिंह चौधरी का, या परमहंस योगानंद का, या मिल्खा सिंह का। तो यहाँ पे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया जो है आत्मकथा है वह नीरज सिंह चौधरी का है। तो सही आंसर होता है बी। अन्य ऑप्शंस की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पर आपका गुलजार का है कि मैटर्स ऑफ डिस्कशन, ठीक है, गुलजार का जो है, गुलजार जी की जो पुस्तक है वह है मैटर्स ऑफ डिस्कशन। ये गुलजार जी का है। आगे की अगर बात करें परमहंस योगानंद जी की, तो परमहंस योगानंद की जो पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगा, एन ग्राफी ऑफ योगा, ये परमहंस योगानंद जी की पुस्तक है। और मिल्खा सिंह की अगर बात किया जाए जिन्हें हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, तो मिल्खा सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है वह है द रेस ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को? तो यहाँ पे बात करते हैं कि 16 अक्टूबर साल 1945 को, 16 अक्टूबर साल 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया, और जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को जो होता है वह विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह रोम में है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य, ठीक है, अक्टूबर से संबंधित कुछ अन्य दिवस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस और शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और पुनः 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है सी। और कुछ अन्य अक्टूबर के दिवस के हम देखते हैं। तो यहाँ पे होता है कि 15 अक्टूबर को जो होता है गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना काल में इसको शुरू किया गया था। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और इसी के बारे में पूछा गया था क्योंकि इसकी स्थापना साल 1945 में 16 अक्टूबर के दिन की गई थी। तो विश्व खाद्य दिवस। वर्ल्ड एनेस्थेसिया दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पाइन डे भी आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस, 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में या गुजरात में? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे कुछ अन्य की बात जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं कहाँ पे? तो बराबर की जो गुफाएं हैं वह बिहार राज्य में स्थित है। अगला जो है आपका पूछा जाता है कि अजंता एलोरा एलिफेंटा जो है, अजंता एलोरा एलिफेंटा, इसके अलावा जो है आपका काली और लिन्याडी, ये सारे के सारे किस राज्य में? तो ये सारे के सारे महाराष्ट्र राज्य में हैं। ये सारी गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में। झारखंड की अगर बात किया जाए तो झारखंड की, तो झारखंड में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अंजनी नामक गुफाएं हैं। गुजरात की अगर बात किया जाए, गुजरात में जो है वह तलाजा नामक गुफाएं जो हैं वह गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। सबसे अधिक पूछा गया है आपके बराबर और भीमबेटका और अजंता एलोरा और एलिफेंटा को पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 2011 की 15वीं जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी कितने प्रतिशत है? 0.70% या 14.2% या 2.93% या 1.72%। तो 2011 की जो 15वीं जनगणना हुई थी, इसके अकॉर्डिंग जो भारत में मुस्लिम आबादी है वह है आपका 14.2%। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जो रिलीजन था वह हिंदू धर्म था, जिनकी जनसंख्या 79.8% थी। दूसरा जो रिलीजन था वह इस्लाम था, जिसकी जनसंख्या 40.2% थी। तीसरे नंबर पे ईसाई धर्म था, जिसकी पॉपुलेशन 2.3% था।
फोर्थ पे था सिख धर्म जिसकी पॉपुलेशन 1.7% था। फिफ्थ पे था बौद्ध धर्म जिसकी पॉपुलेशन 0.7% था। और सिक्स पे था आपका जैन धर्म जिसकी पॉपुलेशन 0.4% था। अब कुछ अन्य फैक्ट के अगर बारे में बात किया जाए तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि पहली जो सेंसस हुई थी, पहली जनगणना, तो पहली जनगणना कब हुई थी? साल 1872 में। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था आपका? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वह मेयो था। तो यह नियमित, लेकिन आपसे पूछ दे कि पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो साल 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड रिपन था। तो पहली जनगणना पूछे तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। नियमित जनगणना की बात की रहे तो 1881 में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुआ था। अब यहाँ पे जो 15वीं जनगणना हुई थी, ठीक है, 15वीं जो जनगणना हुई थी उसके अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना आयुक्त कौन थे, गणना आयुक्त, तो उस जनगणना आयुक्त का जो नाम था वे थे, उनका नाम था सी चंद्रमौली। और इसका नारा क्या था 15वीं जनगणना का? तो 15वीं जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना हमारा भविष्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नामद्रोलिंग मठ कहाँ पर स्थित है? तो नामद्रोलिंग कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या सिक्किम में? तो नामद्रोलिंग जो है एक बौद्ध मठ है और जो कि स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। नामद्रोलिंग एक बौद्ध मठ है, यह बौद्ध मठ है और यह स्वर्ण मंदिर है, सोने का बना हुआ है स्वर्ण मंदिर। और किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे अन्य की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मठ हैं? तो हिमाचल प्रदेश से जो पूछा जाता है वह मठ के बारे में, तो यहाँ पर आपका है नाको, उसके बाद है ताबो, उसके बाद है कदिंग और धर्मशाला। ये सारे जो हैं वह हिमाचल प्रदेश में। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो घूम मठ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। घूम मठ जो है वह वेस्ट बंगाल में है। और सिक्किम की बात करें तो जो सबसे अधिक पूछा जाता है रूमटेक मठ, रूमटेक मठ जो है वह सिक्किम में। इसके अलावा एक है लिंगंडम, लिंगंडम मठ, ये भी आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह स्टैटिक्स जीके जीएस से संबंधित तीसरा क्लास था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।